हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मुकेश शर्मा। आज का टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का है। ये टॉपिक है ग्रेजुएशन में पार्ट वन के लिए, B1 B.Com 1 उन बच्चों के लिए है। और जिन बच्चों ने प्लस टू में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी होती वो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इस टॉपिक में, या जिन्होंने पढ़ी होती है वो भी इस टॉपिक को समझ लें। आप लास्ट तक इस पूरी क्लिप को देखिएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको मैं समराइज कर देता हूँ। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब समझिए। आप जब ये वर्ड लेते हैं इलास्टिसिटी, आप यहाँ से समझिए इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। चेंज होना, डिमांड में चेंज होना। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि लॉ ऑफ डिमांड है वो भी तो कहीं न कहीं बताता है डिमांड में चेंज को। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड में डिफरेंस क्या हुआ फिर? देखिए, लॉ ऑफ डिमांड है वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। लॉ ऑफ डिमांड है वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि प्राइस कम या ज़्यादा होने से डिमांड में क्या चेंज आया, कौन सी डायरेक्शन में डिमांड जाएगी। इसका मेजरमेंट नहीं करता लॉ ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मेजरमेंट करती है। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड है, उस डिमांड में जो चेंज आता है वो तीन कारणों से आता है। सोच कर देखिए, तीन मेन रीजन है जिनसे चेंज आता है। वन इज प्राइस, सेकंड इज इनकम एंड थर्ड इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसकी डेफिनेशन आप यहीं से बनाइएगा, इन तीनों वर्ड से ही, कि इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ change in quantity demanded due to change in price, change in income and change in the price of related goods। तो आप ये डेफिनेशन यहीं से बनाइएगा कि इन तीनों में चेंज आने से डिमांड में जो चेंज आता है उसके मेजरमेंट को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अब यहीं से आप इसके तीन टाइप बना लीजिए। जो प्राइस में चेंज होने के कारण जो चेंज आता है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम में चेंज होने के कारण जो चेंज आता है वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और रिलेटेड गुड्स है उसकी प्राइस में चेंज आने के कारण आता है दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये तीन टाइप बनते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इसी से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अभी जो आपने डेफिनेशन की उस डेफिनेशन में आपने किया ना कि द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इनकम एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। आप उसमें इनकम हटा दीजिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हटा दीजिए, सिर्फ प्राइस का लीजिए कि इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस सिर्फ आप इसको लीजिएगा, तो इसके कारण जो चेंज आता है उसके मेजरमेंट को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। फॉर्मूला बनाइएगा आप, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक बात ध्यान रखिएगा, जिसमें पहले चेंज आता है ऑलवेज नीचे लिखा जाता है। तो प्राइस को नीचे, डिमांड को आप ऊपर लिखेंगे। माइनस का साइन आप जरूर लगाइएगा क्योंकि डिमांड और प्राइस है उसमें इन्वर्स रिलेशन होता है। इसके बाद आप इसकी डिग्रीज करिएगा। 5 डिग्री जिसकी होती है। पहली, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब डिमांड में कितना भी चेंज आ सकता है। अगर आप इसको डायग्रामेटिकली बताएं, सभी डायग्राम्स में आपको यहाँ क्वांटिटी और यहाँ प्राइस लेना है। और परफेक्टली इलास्टिक में ये परफेक्टली इलास्टिक है, इस एग्जिस्टिंग प्राइस है उस पर कितनी भी डिमांड है वो हो सकती है। प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने, प्राइस थोड़ा सा बढ़ने पर डिमांड है वो जीरो आ सकती है। ऐसा पॉसिबल है अगर इसके सब्स्टिट्यूशंस अवेलेबल हो। तो यहाँ पर डिमांड है उसमें इलास्टिसिटी है वो इन्फिनिटी है। दूसरा आता है परफेक्टली इन इलास्टिक, बेलोचदार मांग। प्राइस में चाहे कितना भी चेंज आए डिमांड चेंज नहीं होती है। प्राइस ये है तो भी डिमांड ये रहती है, प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड ये, प्राइस कम होने पर भी डिमांड ये। ऐसा होता है नेसेसिटी गुड्स में। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक और इनलास्टिक। डिमांड है वो यहाँ पर इलास्टिसिटी है वो जीरो है। फिर आता है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी का मतलब, यूनिटरी का यूनिट का मतलब वन, वन का मतलब 100%। प्राइस में जितना चेंज आ रहा है अगर डिमांड में भी उतना ही चेंज आए तो हम कहेंगे ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। प्राइस में जितना चेंज आने से डिमांड में जितना चेंज आता है, आप इसको बता सकते हैं कि प्राइस में चेंज आने से जो डिमांड में जितना चेंज। आप इस गैप को देखिएगा, देखिए प्राइस ये कम हुई और डिमांड इंक्रीज हो जाती है। आप थोड़ा सा अगर गैप पर ध्यान देखें, ध्यान से देखें तो ये जितना प्राइस हमने कम किया ये पार्ट, उतनी ही डिमांड इंक्रीज हो जाती है, ये सेम पार्ट। और ये जो डिमांड कर्व बनता है ये यूनिटरी इलास्टिक होता है। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको देख सकते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर है उसका मेजरमेंट कर सकते हैं आप। टोटल एक्सपेंडिचर है उसका मेजरमेंट करने के लिए आप इसको देखिएगा। पहले ये एरिया है, ये टोटल एक्सपेंडिचर का प्राइस इनटू क्वांटिटी, और जैसे ही प्राइस कम होता है ये एरिया आता है। तो प्राइस कम होने से एरिया में कोई चेंज नहीं आता है। देखिए ये एरिया और दोबारा जो चेंज होने पर एरिया, दोनों एरिया इक्वल है, इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट। फिर आप ग्रेटर देन करते हैं, यहाँ इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है। ग्रेटर देन का मतलब होता है एक से ज़्यादा। प्राइस में जितना चेंज आता है
डिमांड में उससे कहीं ज़्यादा चेंज आएगा, ये ग्रेटर देन इलास्टिसिटी। अब ये ग्रेटर देन 1 है। अब इसको देखिएगा, प्राइस में जितना चेंज आता है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, प्राइस थोड़ा सा कम हुआ, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये ग्रेटर देन इलास्टिसिटी है। ये आप इसको देखिए, जितना प्राइस आपने कम किया, डिमांड देखिए कितनी बढ़ी है, ग्रेटर देन इलास्टिसिटी, ग्रेटर देन 1, ये डिमांड करो। अगर आप इसको एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी आपका बंद देखिए, पहले ये एरिया है टोटल एक्सपेंडिचर का, और जैसे प्राइस कम होती है टोटल एक्सपेंडिचर का एरिया बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हो, प्राइस कम होने से एक्सपेंडिचर बढ़ा, प्राइस कम होने से एक्सपेंडिचर बढ़ता है। फिर आपके पास आता है लेस देन यूनिटरी। लेस देन यूनिटरी का मतलब हुआ कि प्राइस में जितना चेंज आया, डिमांड में उससे कम चेंज आएगा, ये लेस देन यूनिटरी। आपके पास ये प्राइस और ये प्राइस में इतना चेंज आया, डिमांड में सिर्फ इतना चेंज आया, ये गैप देखिए, ये प्राइस का और ये डिमांड का, ये लेस देन यूनिटरी आपके पास आ जाता है, लेस देन यूनिटरी का। टोटल एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, ये एरिया पहले है, बाद में ये एरिया, जैसे प्राइस कम हुआ एरिया कम हो जाता है, क्योंकि अगर ये इतना होता तो इक्वल होता, कम हो जाता है, तो प्राइस कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर कम, लेस देन। तो ये 5 डिग्रीज आपने बतानी है। इसके बाद इसके आपने मेथड बताने हैं। नेक्स्ट आप इसके मेथड देखिए, 5 मेथड इसके आएंगे, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क मेथड और रेवेन्यू मेथड। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड देखिएगा, अभी हमने जो एक्सपेंडिचर का जिक्र किया उसी से रिलेटेड है ये। अगर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट, इट इज द इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। प्राइस में चेंज आने से एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए तो ये इलास्टिसिटी है वो 1 के बराबर होगी। प्राइस इंक्रीज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो, प्राइस डिक्रीज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज। यानी अगर डायरेक्ट रिलेशन हो प्राइस और एक्सपेंडिचर में, तो ये इलास्टिसिटी वो लेस देन 1 रहेगी आपके पास। और अगर प्राइस इंक्रीज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाए, इनवर्स रिलेशन आपके पास आ जाए, प्राइस इंक्रीज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज और प्राइस डिक्रीज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज, तो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 रहेगी। अगर आप ये डायग्राम देखें, इसका बीच का पार्ट अगर आप ये देखें, ये प्राइस है, प्राइस चेंज होने पर एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं, यहाँ आप टोटल एक्सपेंडिचर लेंगे, यहाँ प्राइस लेंगे, तो पहले एक्सपेंडिचर का एरिया है वो पी ए है, ये पी ए एक्सपेंडिचर है, बाद में P1 बी एक्सपेंडिचर देखिए सेम रहता है, पी ए और पी बी, ये वाला एरिया, ये एक्सपेंडिचर कांस्टेंट सेम, तो इसका मतलब यहाँ इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू 1 है। अब इनिशियल प्राइस ये मान लीजिए, एक्सपेंडिचर आपके पास ये वाला रहता है, जैसे प्राइस इंक्रीज होता है ये वाला होता है, एक्सपेंडिचर देखिए प्राइस इंक्रीज होने से एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ ग्रेटर देन 1। और ये प्राइस इनिशियल मान लीजिए, और ये आपके पास एक्सपेंडिचर है, प्राइस जैसे कम होता है एक्सपेंडिचर भी कम होता है, यहाँ से देखिए कम होता है, प्राइस कम एक्सपेंडिचर कम, तो ये लेस देन 1 आपके पास रहता है। ये पहला मेथड बता सकते हैं आप। दूसरा मेथड आपके पास परसेंटेज मेथड रहता है। परसेंटेज मेथड में ये मार्शल ने दिया है, और परसेंटेज मेथड आप इलास्टिसिटी का निकालने के लिए प्राइस इलास्टिसिटी जो आपने फॉर्मूला लिखा था सेम लिखिएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज निकालते कैसे हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय इनिशियल डिमांड इनटू 100, और प्राइस का परसेंटेज निकालने के लिए चेंज इन प्राइस बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100, 100 से 100 कैंसिल करिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो Q1 माइनस Q, और इनिशियल आपके पास Q रहता है, चेंज इन प्राइस है वो P1 माइनस P, इनिशियल आपके पास P रहता है। तो ये चेंज इन ये Q1 माइनस Q बाई Q, Q1 माइनस Q को आप लिख सकते हैं चेंज इन Q, और इनिशियल Q है, और चेंज इन P1 माइनस P को चेंज इन P इनिशियल P है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये पलट जाता है, P बाय चेंज इन P आपके पास आता है। डेल्टा डेल्टा के एक साथ कर दीजिए, P इधर लिख दीजिए, आपके पास P बाई Q इंटू डेल्टा Q बाई डेल्टा P, ये आपके पास फॉर्मूला बन जाता है। माइनस का साइन आप इसके आगे रखिए, परसेंटेज मेथड में आपके पास ये रहता है। उसके बाद थर्ड मेथड जो आपके पास रहता है पॉइंट इलास्टिसिटी। अगर हमारे पास P गिवन हो, Q गिवन हो और नई प्राइस और क्वांटिटी गिवन हो, तो हम निकाल सकते हैं इलास्टिसिटी डिमांड को। लेकिन अगर हमें ये कह दें किसी डिमांड करो है उस पर आप इलास्टिसिटी निकालिए, तो मुश्किल हो जाता है, तब ये पॉइंट इलास्टिसिटी का मेथड अप्लाई किया जाता है। फॉर्मूला सिंपल रहेगा, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। ये डायग्राम आप देख रहे हैं ये लीनियर है, तो हर पॉइंट पर निकालने के लिए P पर हमने लिखा इलास्टिसिटी है वो 1 है, इकाई के बराबर है और यूनिटरी है। ऐसा क्यों होता है, लोअर सेगमेंट देखिए, ये लोअर सेगमेंट है ये वाला पूरा एरिया, ये अपर सेगमेंट है पूरा एरिया,
तो अगर आप सेम को सेम से डिवाइड करते हैं आंसर तो 1 आना है आपका, तो इलास्टिसिटी है वो 1 के बराबर। इस पॉइंट पर देखिए लोअर सेगमेंट आपके पास ये है, अपर सेगमेंट डी से लेके ए तक, तो लोअर सेगमेंट को अपर से डिवाइड करेंगे, थोड़े को आप ज़्यादा डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 से कम आएगा, तो इलास्टिसिटी लेस देन 1। यहाँ पर देखिए लोअर सेगमेंट ये पूरा, अपर सेगमेंट ये वाला, तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन 1। बी पॉइंट पर लोअर सेगमेंट तो जीरो है, अपर सेगमेंट ए बी है, तो जीरो को जब आप ए बी से डिवाइड करेंगे तो आपके आंसर है वो जीरो आएगा। ए पॉइंट पर देखें लोअर सेगमेंट ए बी, अपर सेगमेंट जीरो, तो लोअर सेगमेंट ए बी है तो ए बी को जीरो से डिवाइड करेंगे आंसर इन्फिनिटी, तो यहाँ इलास्टिक इन्फिनिटी। अगर ये नॉन लीनियर आपके पास आ जाए, आपसे पूछे नॉन लीनियर बनावे ये, इस पर इलास्टिसिटी निकालिए इस पॉइंट पर, तो आपने कुछ ज़्यादा नहीं करना, एक ऐसी लाइन लगानी है टेंजेंट जो इस पॉइंट को टच करे, ऐसी टेंजेंट लाइन लगाइएगा, एक लाइन टेंजेंट लगा के और जो इस पॉइंट को टच करिए, लोअर सेगमेंट आपके पास आ जाता है, अपर सेगमेंट आपके पास आ जाता है, डिवाइड कर दीजिएगा, इलास्टिसिटी है वो निकल जाएगी। फोर्थ मेथड आपके पास आता है आर्क मेथड। आर्क मेथड क्यों यूज किया जाता है? ए पॉइंट पर आप निकाल सकते हैं टेंजेंट लाइन लगा के, जैसा अभी हमने देखा है, बी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन लगा के निकाल सकते हैं, ए और बी के मिड में निकालनी हो, देखिए बीच में एक आर्क बनती है, चाप बनती है, या मिड में अगर आपको निकालनी हो, बीच में ए और बी के बीच में निकालनी हो, तो आर्क मेथड का यूज किया जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, उसमें क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और सम ऑफ क्वांटिटीज लेते हैं, सम ऑफ क्वांटिटीज का हाफ कर देते हैं, मिड में निकालनी है ना, पूरे को डिवाइड करते हैं चेंज इन प्राइस एंड सम ऑफ प्राइसेस का हाफ करते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको Q1 माइनस क्यू बाय Q1 प्लस क्यू 1/2 डिवाइडेड बाय P1 माइनस पी एंड P1 प्लस पी का 1/2, Q1 माइनस क्यू Q1 प्लस क्यू का हाफ इनटू ये नीचे वाला पलट के ऊपर चला जाएगा 1/2 P1 प्लस पी डिवाइड बाय P1 माइनस पी, 1/2 से 1/2 कैंसिल, बाकी जो बचेगा फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, तो ये आर्क इलास्टिसिटी है उसका लिख दीजिएगा। द नेक्स्ट मेथड इज रेवेन्यू मेथड। रेवेन्यू मेथड है, उसमें वैसे तो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं वो इतना ही कर ले, पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए टीआर क्या होती है। एक फर्म है जो प्रोडक्ट बेचती है, जो पैसा उसके पास आया टोटल वो टीआर, पर यूनिट बेचने से जो आता है वो एआर, और एडिशनल यूनिट में से बेचने से टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आया दैट इज एमआर। तो टीआर एआर एमआर आप निकालते हैं, पहले कैलकुलेट करते हैं, और इलास्टिसिटी का ये सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू एआर बाय एआर माइनस एमआर। या जो कुछ अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है वो इसको आगे बढ़ाना चाहे, मैं मैथमेटिकली बता रहा हूँ आपको, आप इसको जरूर करके देखिएगा, या फिर इसको मैथमेटिकली है वो किसी और क्लिप में मैं डाल दूंगा, आप उसको देखिएगा, वो क्लिप इस नाम से होगी, रिलेशन बिटवीन इलास्टिसिटी एंड रेवेन्यू। तो नेक्स्ट में मैं आपको बता दूंगा, तो आप उसको मैथमेटिकली उसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आपने इसकी इम्पोर्टेंस लिखनी है और फैक्टर फैक्टिंग लिखने हैं। इंपॉर्टेंस तो देखिए कई जगह इसका यूज़ किया जाता है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री इसका यूज़ करता है टैक्सेस लगाने में, जिस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है उस पर टैक्सेस कम लगाया जाता है, जिस पर की इलास्टिसिटी कम होती है, पता है अभी टैक्स लगाने से लोग खरीदेंगे, वहाँ पर इसको टैक्स है वो भारी मात्रा में लगाया जाता है। मोनोपोलिस्ट प्राइस डिटरमाइन करते टाइम इसका यूज़ करता है, जहाँ इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है प्राइस कम लेता है, और इलास्टिसिटी कम होती है तो प्राइस ज़्यादा लेता है, और इसी तरीके से वो एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है, कीमत विभेद वो करना शुरू कर देता है। ये कुछ इंपॉर्टेंस आप बुक से देख सकते हैं। फैक्टर फैक्टिंग का मतलब होता है कि कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी या इलास्टिसिटी कम होगी। फॉर एग्जांपल जैसे गुड्स है उसकी नेचर है, एक अगर गुड्स है वो नेसेसिटी है तो वो उसकी डिमांड है वो इनइलास्टिक होगी, अगर गुड्स है वो कंफर्टेबल है तो उसकी डिमांड है वो अगर कंफर्टेबल गुड्स है तो यूनिटरी आप उसका ले सकते हैं, लग्जरी है ग्रेटर देन यूनिटरी होती है, किस टाइप की गुड्स होती है उसी गुड्स पर डिपेंड करता है, उसकी नेचर पर डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अगर हैबिट हो जाए किसी प्रोडक्ट को लेने की उस पर डिपेंड करता है तो उसकी तो इलास्टिसिटी उसमें होगी नहीं। कंज्यूमर की इनकम है उस पर डिपेंड करता है, बहुत हाई इनकम वालों के लिए इलास्टिसिटी है वो कहाँ इलास्टिक होती है, प्राइस में चेंज आए जाओ चाहे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। मिडिल क्लास वाले उनको फ़र्क पड़ता है, उनके लिए इलास्टिक होगी। किसी प्रोडक्ट को लेना अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं फ्यूचर के लिए तो उस प्रोडक्ट की डिमांड है वो इलास्टिक होगी, पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं तो इलास्टिक नहीं होगी। शॉर्ट रन में हमेशा इलास्टिक होती है, लॉन्ग रन में ये इलास्टिक बन जाती है। ऐसे कुछ फैक्टर्स आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का था। इनकम और क्रॉस के लिए आप नेक्स्ट
क्लिप का वेट करिएगा, उसमें इनकम, इलास्टिसिटी और क्रॉस का भी थोड़ा मैं बता दूंगा आपको। ये क्वेश्चन आप बुक से तैयार कर सकते हैं इसकी हेल्प लेके। सिर्फ इसकी हेल्प लेके ये नहीं है कि ये पूरा आपका टॉपिक हो जाता है, क्वेश्चन हो जाता है और आपने कुछ और नहीं पढ़ना है। आप सिर्फ इसकी, ये मैंने सिर्फ समराइज किया है, आप इसकी हेल्प लीजिएगा, पहले ये सुनिएगा फिर बुक से जाके पढ़िएगा, आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और इसको ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू वेरी मच।